आप 4th क्लास तक को तो न्याय देने को तैयार नहीं और बात करो सब क्लासिफिकेशन की। तो ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धोखा है। इससे कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। इससे कोई भी एक जाति आगे आने वाली नहीं है। कौन सी जाति पिछड़ गई है, क्यों पिछड़ी, उसका क्या कोई स्टडी है क्या, कोई सर्वे है क्या? तो बिना सर्वे के, बिना स्टडी के जजमेंट आया कहाँ से? और ऊपर से एम्पिरिकल डाटा आएगा कब लागू होगा? लोग खुद बहुत से जो लोग कल गलत फहमी में, मतलब आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। जिनको आधी अधूरी जानकारी, उन्हें लगता है हमारे को हक दे दिया और ये लोग विरोध कर रहे हैं। भैया हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको हक मिले हम भी चाहते हैं, लेकिन उसको हक को लेने के लिए जो चीज़ें चाहिए सरकार पहले वो तो मुहैया करा दे। पहले आपको हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में आप लोग पढ़ पाएँ, आपका जो खर्च है उस एजुकेशन को प्राप्त करने का, उसका इंतजाम तो सरकार कर दे। मतलब आप देने को तो तैयार नहीं हो और ऊपर से आपस में लड़वाने के लिए आपने जो बिल्ली वाला काम कर दिया, जो बंदरों को लड़वा देती है। ये जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है, मैं इसको एक जुडिशियस जजमेंट नहीं मानता हूँ। मैं इस जजमेंट को बिल्कुल उस तरह मानता हूँ जैसे बाबरी मस्जिद पे जो जजमेंट आया वो डिलीवर जरूर जजिज ने किया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो कहीं आरएसएस के मुख्यालय से लिखा गया हो। क्योंकि कोर्ट हमेशा कानून से चलता है, गवाही से चलता है, एविडेंस से चलता है, विटनेसेस से चलता है, लॉ से चलता है, लेकिन वो तो जजमेंट ही आस्था के ऊपर आधारित था। उसमें तो कोई लॉ पॉइंट को तो डिस्कस किया ही नहीं गया। तो ये जो जजमेंट आया है, मैं पूछना चाहता हूँ, चूँकि मुझे संदेह है कि ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लिखा हो, सिग्नेचर जरूर उन्होंने किया, प्रोनाउंस जरूर उन्होंने किया, पर जो उसमें जिस तरीके से जजमेंट आया है वो कहीं किसी भी सूरत में न्याय देने वाला तो दिखता नहीं है। नागपुर से आया क्या? इसलिए नहीं दिखता। बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि नागपुर से आया होगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी केंद्र की सरकार ने या पंजाब की या किसी और स्टेट की, हरियाणा की सरकार ने या तमिलनाडु की सरकार ने या आंध्रा की सरकार ने, किसी सरकार ने ऐसा कोई डाटा कोर्ट के समक्ष रखा ही नहीं कि किस किस जाति को क्या क्या मिला, किस किस जाति की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है, किस किस जाति के पास कितनी ज़मीनें हैं, कि वो इंडस्ट्रीज़ में उसका क्या शेयर है, नौकरी में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, इन नौकरियों में किस किस जाति को क्या मिला। ऐसा कोई डाटा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा ही नहीं गया है। तो वैसे तो होना ये चाहिए था कि सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए था कि वो केंद्र सरकार को आदेशित करता कि हम इस अभी इस केस को पेंडिंग रखते हैं, इसमें एडजॉर्न करते हैं और तब तक आप पूरे देश का सर्वे करवा के, इकोनॉमिक और एजुकेशनल सर्वे करवा के, जाति की जनगणना करा के, भूमि का, संसाधनों का किसके हिस्से में कितना है, एजुकेशन लेवल किसका कैसा है, आर्थिक स्थिति किसकी कैसी है, कौन कौन सी कैटेगरी की नौकरी में किस किस जाति को क्या मिला है, ऐसा पहले वो सर्वे केंद्र सरकार से मांग लेते। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी डायरेक्शन देते कि सभी स्टेट अपने अपने यहाँ का सर्वे करके दे दें। और उसके बाद अगर फिर साथ में ये सुझाव भी मांग लिया होता सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कि अगर आप सब क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर सपोज करो 1208 जातियाँ दलितों की है, या मैं एग्जाम्पल चलो हरियाणा का देता हूँ, हरियाणा में 78 जातियाँ अनुसूचित जाति की हैं और उन 78 जातियों की जनसंख्या लगभग 64,86,00,000 कुछ है, वो 64,86,00,000 कुछ जनसंख्या दलितों की यानी अनुसूचित जाति की हरियाणा के अंदर है। तो उसमें अगर आप जाति के साथ साथ नौकरी में किसको क्या मिला, अगर उसका डाटा देखेंगे तो ये डाटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उसका डाटा है, आप भी देखिए। इसमें 78 जातियों में बहुत सारी ऐसी जाति हैं जिसको ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, चारों ही ग्रुप में किसी में एक नौकरी भी नहीं मिली है, एक सिंगल नौकरी। ये ऑन रिकॉर्ड डाटा है, ये कोई बनाया हुआ नहीं है। ये देखिए, ये डी ग्रुप वाला है। इस डी ग्रुप वाले में देखिए एक जाति को 2 मिली हैं, एक को 5, एक को 2, एक को 3, एक को 2, एक को 0, 2, 2, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0। यानी डी ग्रुप की वैकेंसी के अंदर भी अनुसूचित जाति की कई ऐसी जातियां हैं हरियाणा के अंदर जिनको एक भी नौकरी डी ग्रुप में भी नहीं मिली, चपड़ासी भी नहीं लगा, पानी पिलाने वाला भी नहीं लगा कोई। तो फिर भाई किस आधार पे आपने जजमेंट दे दिया? क्या सरकार ने कोई ऐसा बताया कि किस तरह से सब क्लासिफिकेशन करेंगे? आज एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और समाज, सच तो ये है कि ये जजमेंट
दलित समाज को, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों का आपस में लड़ाने वाला जजमेंट है, हरियाणा उसमें आपस में बांटने वाला जजमेंट है। हरियाणा और पंजाब में जो इसे लाई गई थी सुविधाएं ए और बी और सी डी, क्या यहाँ पे काबिल ये वो नहीं मिले आवेदक, या फिर सरकार ने यहाँ नौकरी दी नहीं अपने आप से? देखिए, पहले तो एक बात समझिए, जैसा अभी रतनलाल जी भी बोल रहे थे, मैं उसको और एलेबोरेट करता हूँ। आप ये बताइए, अगर 12वीं तक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ भी जाए, 12वीं के बाद जितनी भी नौकरियां आज देश में, ज़्यादातर नौकरियों में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है एग्जाम में बैठने के लिए। और अगर कोई अच्छी नौकरी वाला है तो उसमें टेक्निकल एजुकेशन है। मान लो इंजीनियरिंग की है, सीट वैकेंसी निकली है, मेडिकल की वैकेंसी निकली है, आर्किटेक्ट की वैकेंसी निकली है, प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, उसमें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। और वो मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्जित करना इतना खर्चीला है कि अनुसूचित जाति जनजाति तो छोड़ो, पिछड़े वर्ग के भी 95% लोग उस क्वालिफिकेशन को अर्जित करने में जो खर्च आता है वो अपने बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते। माइनॉरिटी के अंदर भी 98% और SC/ST के अंदर भी 98% उस तरह की जो, जैसे इंजीनियरिंग, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर दिल्ली सरकार के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी या नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर बच्चे को वहाँ एडमिशन लेना, पहले तो कोचिंग के लिए 3 लाख रुपये खर्च करेगा। कोचिंग कहीं से खर्च करके कोचिंग कर भी ले, एग्ज़ाम पास भी कर ले, उसका नंबर भी आ जाए, आने के बाद उसको 4 साल की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। यानी 3 लाख पहले कोचिंग के लिए चाहिए, फिर एंट्रेंस में बैठेगा, एंट्रेंस पास करेगा, अब उसको एडमिशन ऑफर होगा तो उसको कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए 4 साल की डिग्री करने के लिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या बेंगलोर लॉ स्कूल चले जाइए, या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बॉम्बे चले जाइए, जोधपुर चले जाइए, आप वहाँ की भी अगर फीस देखेंगे, 5 साल का लॉ का कोर्स करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। अगर IIM से MBA करना तो कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। तो मेरा सवाल पहले तो ये है कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में क्या 95% से लेकर 99% तक लोग ऐसे नहीं है जो ये पैसा ही उनके पास नहीं है कि अपने बच्चों को ये क्वालिफिकेशन करा पाएँ? तो जिन, आप सब क्लासिफिकेशन की तो बात कर रहे हैं कि सब क्लासिफिकेशन कर दो, हक मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा भाई? 1208 के करीब जातियों को आप किस तरह कैटेगराइज करोगे? हम जब विज्ञापन देखते हैं, जो नौकरी के लिए वैकेंसी निकलती हैं, कहीं पे निकलते हैं, किसी विभाग में 2 निकलती हैं, किसी में 4 निकलती हैं, किसी में 5 निकलती हैं, उसमें रिजर्व की किसी में 1 वैकेंसी है, किसी में 2 वैकेंसी है, किसी में 3 वैकेंसी हैं। और उसके अंदर जब जैसे हरियाणा के मैं बात कर रहा हूँ, 78 जातियाँ, वैकेंसी निकली 2, तो किसी 2 को मिलेगी। पहले बात तो उस नौकरी के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, तो उन दलित जातियों में जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन को मीट आउट करता है वही केवल उस एग्जाम में बैठ सकता है। और एग्जाम में बैठने के बाद फिर उसमें से भी जो मेरिट में जिसका नंबर आएगा उसको मिलेगा। उसको सब क्लासिफिकेशन कर लो या मत करो, इससे क्या फ़र्क पड़ जाने वाला है? तो हम किसी भी दलित जाति को उसका हक हर हालत में मिलना चाहिए, हम इसके समर्थक हैं। सब क्लासिफिकेशन से मिल जाए, अगर ऐसा संभव है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। ये एक धोखा है, छलावा है, चूँकि ये दलित पिछड़े लोगों में अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में बांटने की, लड़ाने की साजिश है। जैसे होता है ना कि वो बंदर रोटी के ऊपर झगड़ रहा है, तुझे ज़्यादा मिल गया तुझे, और बिल्ली उसमें थोड़ा तोड़ लेती है, फिर उसमें तोड़ लेती है और पूरे को खा जाती है, बंदर के हाथ कुछ नहीं लगता। तो ये बेसिकली अनुसूचित जाति की जातियों को आपस में लड़वाने की साजिश है, और NFS करके खा तो वही जाएगा। नौकरियां है नहीं, ज़्यादातर सरकारी संस्थान वो प्राइवेटाइज कर चुके। इंडियन रेलवे उन्होंने बेच दिया आधा से ज़्यादा, एयरपोर्ट उन्होंने सारे लगभग प्राइवेटाइज कर दिए, एयर इंडिया बेच दिया, देश के सारे बंदरगाह प्राइवेटाइज कर दिए, इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादातर प्राइवेटाइज हो गई, बैंक ज़्यादातर प्राइवेटाइज हो गए, बाल्को नाल्को बेच दिया, ITDC के बहुत सारे होटल्स बेच दिए, एक एक करके गैस कंपनियां, पेट्रोल कंपनियां, सब कुछ तो MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, सब कुछ तो लगभग आप बेच चुके हैं। तो नौकरियां तो हैं नहीं, और जो थोड़ी बहुत निकलते हैं, कहीं पे SC की 1 निकलते हैं, कहीं 2 निकलते हैं, कहीं 3 निकलती हैं। तो भैया कौन सा सब क्लासिफिकेशन का ऐसा कौन सा तरीका आप लाएंगे जिससे इन जातियों को न्याय मिल जाए? ये न्याय कुछ मिलने वाला नहीं, ना उनकी नीयत है। क्योंकि पहली बात तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए प्राप्त करने के लिए उन वर्गों पे पैसा ही नहीं है। ये जिन जातियों को मैंने दिखाया जिसमें 0, एक आदमी को भी आज तक D ग्रुप की भी नौकरी नहीं मिली, तो पहले तो ये जानना पड़ेगा क्यों नहीं मिली। क्योंकि उनके बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, और पढ़ना भी चाहते हैं तो उसके पास पढ़ने का माहौल नहीं है। फिर उसका जो एजुकेशन का जो खर्च आता है वो पैसा ही नहीं है बच्चे को कि वो एजुकेशन दिला दे। तो जब तक वो मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्जित करने के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं होगा, तब तक उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो फिर उस कंपटीशन में आएंगे कहाँ से? तो ये सब क्लासिफिकेशन बेसिकली एक धोखा है, और ये जजमेंट
ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के कहीं से डिक्टेट इसलिए हुई है ताकि इन वर्गों में झगड़ा हो जाए। देने की नीयत तो कम से कम नहीं है। अगर देने की नीयत होती तो 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट 5th पे कमीशन में भारत सरकार ने बैन करके आउटसोर्स कर दिया, ठेके पे दे दिया। सफाई कर्मचारी हो, पीएन हो या एमटीएस हो या सिक्योरिटी की, ये सारी नौकरी तो ठेके पे दे दी। तो जो ठेकेदार को दे दिया, आउटसोर्स कर दिया, हमारी रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर सरकारों की नीयत अच्छी होती तो पहले तो जो सफाई कर्मचारी या पियोन के जो काम कर रहे हैं, 4th क्लास का जो काम कर रहे हैं सरकारी ऑफिसेज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे, पहले तो उनका पक्का करो। दूसरी बात, इसको वापस पहले की तरह इसको भी सरकारी नौकरी में तब्दील करो। ठेके पे क्यों भर्ती कर रहे हो, आउटसोर्स क्यों कर रहे हो? आप 4th क्लास तक को तो न्याय देने को तैयार नहीं और बात करो सब क्लासिफिकेशन की। तो ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धोखा है। इससे कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं है। इससे कोई भी एक जाति आगे आने वाली नहीं है। कौन सी जाति पिछड़ गई है, क्यों पिछड़ी, उसका क्या कोई स्टडी है क्या, कोई सर्वे है क्या? तो बिना सर्वे के, बिना स्टडी के जजमेंट आया कहाँ से? और ऊपर से एम्पिरिकल डाटा आएगा कब लागू होगा? लोग खुश, बहुत से जो लोग कल गलत फहमी में, मतलब आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। जिनको आधी अधूरी जानकारी, उन्हें लगता है हमारे को हक दे दिया और ये लोग विरोध कर रहे हैं। भैया हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको हक मिले हम भी चाहते हैं, लेकिन उसको हक को लेने के लिए जो चीज़ें चाहिए सरकार पहले वो तो मुहैया करा दे। पहले आपको हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में आप लोग पढ़ पाएँ, आपका जो खर्च है उस एजुकेशन को प्राप्त करने का, उसका इंतजाम तो सरकार कर दे। पहले 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह सरकार के अधीन लाके और ठेकेदारी खत्म करके उसमें, या जो कच्चे पे नौकरी करें उनको पक्का तो करे। मतलब आप देने को तो तैयार नहीं हो और ऊपर से आपस में लड़वाने के लिए आपने जो बिल्ली वाला काम कर दिया, जो बंदरों को लड़वा देती है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब कहते हैं मैं दर्द जानता हूँ, अस्पताल के फर्श पर मैंने रात बिताई है। देखिए, ऐसा कह देने में तो कोई बुरा नहीं लगता किसी को, लेकिन जो तन लागे वो तन जाने। दर्द का एहसास वो कर सकता है जिसको चोट लगी है। हमें चोट लगी है, हमारे जो आपने बिना पूछे, सुप्रीम कोर्ट ने तो क्रीमी लेयर की भी सलाह दे डाली। अरे भाई, अगर वो क्रीमी लेयर जो आप सलाह दे रहे हो अगर वो लागू कर दो तो क्लर्क के बच्चे को भी, मतलब उसका बच्चा भी इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले पाएगा, आउट हो जाएगा। 8 लाख उसका लिमिट है, 8 लाख में तो क्लर्क भी बाहर हो जाएगा। तो फिर बचेगा कौन? और जो बचेगा उसका बच्चा वो क्वालिफिकेशन अर्जित करने का पैसा उसके पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको आप देने की बात करो, छलावा कर रहे हो, उसके पास तो पैसा नहीं है कि उसका बच्चा वो पढ़ पाए, तो वो तो वैसे आउट हो गया। और जो ले सकता है उसको आपने कह दिया कि भैया इसको वैसे निकाल दो, तो क्रीमी लेयर में आ गया, यानी क्लर्क भी बाहर हो गया। तो भाई ये लाभ किसको देना है, किसको नहीं देना, सच्चाई ये नीयत साफ नहीं है। और जब तक नीयत साफ नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट एक धोखा है। इंपेरिकल डाटा कोई है नहीं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एम नागराज वाले जजमेंट में जो प्रमोशन इन रिजर्वेशन वाला जो जजमेंट था, उसके अंदर कोर्ट ने रिजर्वेशन देने से ये कह के इनकार कर दिया कि भाई 3 प्रिंसिपल जो लेट डाउन कर दिए कि 3 प्रिंसिपल है। पहला, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन सब जातियों का होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें 2 चीज़ और जोड़ दी। एक जोड़ दी एफिशिएंसी मेंटेन होनी चाहिए, और तीसरी जोड़ दी देयर मस्ट बी सर्वे, डाटा होना चाहिए। और कोई भी सरकार डाटा कलेक्ट करने को तैयार ही नहीं है। ना सरकारें डाटा कलेक्ट करेंगी, ना कोई सर्वे होगा, और ना ही उनको वो रिजर्वेशन मिलेगा। इसे कहते हैं डिनायल, यानी आपने अपनी बात कह दी, बेवकूफ़ बना दिया, और सरकार ने डिनाई कर दिया। चूँकि सरकार तो कोई भी जाति जनगणना करवा नहीं रही है, आर्थिक सर्वे, शैक्षणिक सर्वे करवा नहीं रही है, और किस जाति को किस नौकरी में क्या मिला, प्रमोशन में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा, जब ऐसा डाटा ही नहीं होगा तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। तो एक तरह से डिनायल है, ये धोखा है, और इस धोखे का पर्दाफाश करना पड़ेगा। दलितों को आपस में लड़ने की बजाय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को अपने बच्चों की हायर एजुकेशन की फीस माफ़ हो, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरा सरकारी तंत्र के तहत आए, आउटसोर्सिंग पूरी तरह बंद हो, ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह बंद हो। और किस तरह सब क्लासिफिकेशन में इतनी सारी जातियों को कैसे बांट के दोगे? नौकरी 3 है, जाति 100 है, तो 100 में 3 को कैसे बांटो? कोई तरीका तो बताओ। और अगर आप कोई तरीका बनाएंगे तो ऐसी बहुत सारी जाति जिनको 500 साल बाद नंबर आएगा, उनको कभी मिलेगा नहीं। इस धोखे को समझे बिना अगर आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं और आपस में लड़ने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई फला जाति हमारे खिलाफ है, ये गलत है। कोई खिलाफ नहीं है, हम सब भाई हैं, हम सब लोग को मिलकर न्याय की लड़ाई को लड़ना चाहिए और सब लोग आगे बढ़े। हम तो चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, फुले पेरियार साहू अम्बेडकर पेरियार, इन सबको मानने वाले लोग हैं। और ये जो बाबा साहब ने क्लास बनाया था, लेकिन ये सरकार की योजनाएं बहुत गंदी मानसिकता है, ये जाति को बढ़ावा देने वाली मानसिकता है, जातियों को आपस में लड़वाने वाली मानसिकता है। अदरवाइज जब शेड्यूल्ड कास्ट बनाए तो वो क्लास है एक पूरी, उसको आपने अलग अलग जाति को आप आइडेंटिफाई करने लग जाओगे तो इसका मतलब आप
इस समाज को तोड़ना चाहते क्या हैं। लगता है सर, आर्थिक आधार पर अब रिजर्वेशन को डिबेट में ले जाया जा रहा है उस ओर, कि आर्थिक आधार पर? देखिए ये सब ना ये कांटा डाल के देखते हैं करंट कितना है, अदरवाइज कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं है। ये कोई गरीबी उन्मूलन का सिद्धांत नहीं है। और जो रिजर्वेशन का जो आधार है प्रतिनिधित्व, बेसिकली प्रतिनिधित्व है, ये आरक्षण नहीं है, प्रतिनिधित्व है कि सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिले, उसमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति को प्रतिनिधित्व मिले, ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिले। और उसका आधार दिया बाकायदा बाबा साहब ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आधार दिया, दोज कैटेगरीज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो शैक्षणिक और उसके साथ साथ सामाजिक पिछड़ापन आधार है, आर्थिक तो कोई शब्द ही नहीं है। फिर तुम कौन हो भाई, कहाँ से ले आए आर्थिक शब्द? ये मानसिक रूप से दिवालियाँ ये सरकारें जो इस तरह की क्रीमी की बात कर रही है। क्रीमी आधार कैसे होगा, क्या तरीका होगा? 2-2 हज़ार रुपये दे के लोग सर्टिफिकेट बनवा के ईडब्ल्यूएस में नौकरी ले रहे हैं। सारे उनका सर्वे कर लो जिन्हें नौकरी ली है, आपको करोड़पति मिलेंगे। उनके किसी के कितनी ज़मीन मिलेगी, 50 बीघा, किसी को 100 बीघा, किसी को 200 एकड़ ज़मीन मिलेगी, और वो ईडब्ल्यूएस में नौकरी ले रहे हैं। सब कुछ धोखा हो रहा है चारों तरफ, लेकिन उसकी जांच नहीं होगी क्योंकि वो स्वर्ण जाति के लोग हैं। सवाल पूछ रहे, भारत बंद सफल तो हुआ नहीं, आप भी भारत बंद में शामिल थे। किसने कह दिया सफल नहीं हुआ? भारत बंद बहुत सक्सेसफुल हुआ है, सफल हुआ है। हाँ, लेकिन पूर्ण सफल हम तब मानेंगे जब सरकार घुटना टेक दे, जिस तरह उन्होंने एट्रोसिटीज एक्ट को कम से कम कानूनी रूप से घुटने टेके। बाकी तो मैं जानता हूँ क्या होता है एक वकील होने के नाते, कि कोर्ट में जब एट्रोसिटी एक्ट के अंदर मुलजिम को पेश करते हैं, जिसको अंदर जाना चाहिए, कोर्ट उसको पेश होने पे ही बेल दे देती है, बात खत्म हो जाती है, एक्ट तो धरा रह गया। फिर तरीके हैं किस तरह डाइल्यूट करना है। तो एक्ट अमेंडमेंट नहीं कर पाए तो कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं पुलिस आरोपी को, तुरंत इसको कोर्ट बेल दे देती है। कितने आप आंकड़े उठा के देख लो, कितना कौन जेल जा रहा है उसमें। अब दिल्ली का देख लो, बाहर छोड़ो, कितने लोग जेल जा रहे हैं, कोई जेल नहीं जाता, एक आधा कोई जाता होगा, सबको कोर्ट में पेश करते ही बेल मिल जाती है। तो पूरा का पूरा डाइल्यूट कर दिया, इतना प्रेशराइज कर देते हैं विटनेसेस को, कंप्लेनेंट को, कि वो मजबूरी में समझौता करता है, अपने बयान बदलता है, सब कुछ। मतलब यहाँ कोई न्याय वाली बात कहीं मुझे दिखती नहीं है। सर, एक सफाई कर्मी का बेटा, बुनकर का बेटा, मौची का बेटा डीएम कैसे बनेगा फिर? देखिए, तब तक नहीं बनेगा जब तक उसके लिए मुफ्त क्वालिटी एजुकेशन, वो भी उच्च लेवल तक, 12वीं तक पढ़ने से नहीं होगा। जैसे बहुत सी सरकार की ना, हम तो मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। अरे 12वीं पढ़ के कोई क्या बन जाएगा भाई? उसके ऊपर की जो पढ़ाई है वो इतनी महंगी है, उसका इंतजाम तो कर दो। ज़्यादातर सरकारों में आज स्कॉलरशिप भी नहीं है, ख़त्म हो चुका। ज़रा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। पहले तो लोग स्कॉलरशिप से पढ़ के गरीब माँ बाप के बच्चे स्कॉलरशिप से पढ़ के इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, IAS बन गए, कलेक्टर बन गए लोग। लेकिन आज बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। आज तो स्कॉलरशिप नाम मात्र को है ही नहीं, कहीं सब कुछ खत्म हो गया है।